नमस्कार, सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। एम वेंकैया नायडू होंगे अगले उपराष्ट्रपति। मिले 516 वोट। गोपाल कृष्ण गांधी को दी मात। 11 अगस्त को लेंगे शपथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दी बधाई। वेंकैया ने जताया आभार। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का वादा। गुजरात में राहुल गांधी के काफिले पर हमले के आरोप में एक गिरफ्तार। कांग्रेस ने बताया साजिश। बीजेपी का इनकार। उत्तर कोरिया के खिलाफ लगेंगे और कड़े प्रतिबंध। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित। निर्यात पर पाबंदी और निवेश में होगी कटौती। और कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन 2 विकेट पर 209 रन के आगे खेलेगा श्रीलंका। पारी की हार से बचने के लिए 231 रन की जरूरत। लंदन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गैटलिन ने बोल्ट से छीना गोल्ड। एम वेंकैया नायडू देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कल हुए गोपाल कृष्ण गांधी को मात दी। जीत के बाद वेंकैया नायडू ने समर्थन के लिए सांसदों का आभार जताया। वहीं गोपाल कृष्ण गांधी ने वेंकैया नायडू को उनकी जीत पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने जीत दर्ज की है। मतदान के बाद आए नतीजों में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया। एम वेंकैया नायडू को 516 वोट मिले, वहीं गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले। The said quota was 381. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Venkaiah Naidu M has secured 516 votes as first preference votes, and Shri Gopala Krishna 244 votes. As the first preference vote secured by Shri Venkaiah Naidu M was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declare Shri Venkaiah Naidu M duly elected to the office of the Vice President of India. एम वेंकैया नायडू ने जीत के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। जो उपराष्ट्रपति का दायित्व निभाते समय जो भी काम मुझे करना है उसको सही ढंग से, सही पद्धति में, उचित मात्रा में मैं करने के लिए प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ संसद से लोगों का जो अपेक्षा है, विशेष रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में भी व्यवहार करना चाहिए, दायित्व संभालना चाहिए। इसलिए राज्यसभा का जो भूमिका है, जो संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा के बारे में जो सोचा, जो व्यवस्था बनाया, उसको भी ध्यान में रख के, और इस बीच में जिन महानुभावों ने उस पद में बैठ के उसका गरिमा बढ़ाया, उन लोगों का उस जमाना का पूरा अनुभव को भी ध्यान में रख के मेरे ओर से पूरा प्रयास होगा राज्यसभा को भी एक सक्षम और उपयुक्त सभा के रूप में लोकतंत्र में अपना भूमिका निभाने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूंगा। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने जीत के लिए एम वेंकैया नायडू को बधाई दी है। Voted for me, I refer to those who have voted for me, and I believe the number that has voted for me is beyond the expectations of certain calculations. I thank all of them very deeply and sincerely. 11 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। अखिलेश सुमन के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को बधाई दी। बंगलुरु दौरे पर गए मोहम्मद हामिद अंसारी ने एम वेंकैया नायडू से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में भावी भूमिका के लिए एम वेंकैया नायडू को शुभकामनाएं दी। एम वेंकैया नायडू की जीत पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत अनेक हस्तियों ने बधाई दी है। एनडीए में जहां जश्न का माहौल है तो वहीं विपक्ष हार स्वीकार करते हुए इसे विचारधारा की लड़ाई बता रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू की जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सत्ताधारी एनडीए में अभी जश्न का माहौल है। ये उनके व्यक्तित्व के अनुकूल है। वेंकैया जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि क्रॉस दी पार्टी लाइन, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी देश का क्षेत्र हो, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में वो लोकप्रिय है। और मैं आपको आज एक बात विश्वास के साथ कहता हूं कि वो लोग भी जो शायद अपनी राजनीतिक दलों की मजबूरी के कारण वेंकैया जी के खिलाफ मतदान किए हों, दिल्ली में चाहते होंगे कि वेंकैया जी के हक में हम बोल रहे हैं। एक साधारण परिवार से उपराष्ट्रपति बनना, ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि सभी दलों में इतनी लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्लस के उम्मीदवार श्री वेंकैया नायडू गारू के लिए। देश की राजनीति, देश की संसद, देश की परंपरा को समझते हैं, सबों का सम्मान करते हैं, तो उनकी अगुवाई में भारतीय संवैधानिक आचरण और आगे बढ़ेगा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए कि पहली बार हमारे एक तेलुगु व्यक्ति जो है इतने बड़ी उपराष्ट्रपति पद पे जाना, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और उनकी जो कैरियर है, बहुत बड़ी कैरियर है। बहुत हमारे लिए भी, एनडीए के लिए भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए बधाई का अवसर है, क्योंकि 4 संवैधानिक पदों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, और आज वाकई हमारे लिए खुशी का दिन है, बधाई का दिन है। और वेंकैया जी का जो अनुभव है, उसका लाभ देश को भी होगा, राज्यसभा को भी होगा। जीता, एनडीए का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति जीता, ये स्पीकर है, प्रधानमंत्री है, अब बचा क्या है? सारा क्रेडिट जाता है जो इस सरकार ने पिछले 3 साल जो काम किया है, ये क्रेडिट जाता है वेंकैया जी की पर्सनालिटी को, जिसने क्रॉस पार्टी लाइन उनकी इतनी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। विपक्ष ने भी वेंकैया नायडू को बधाई दी है। 19 दलों के साझा उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी की हार के बावजूद विपक्ष फिलहाल आश्वस्त दिख रहा है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं ने इसे विचारधारा की लड़ाई करार दिया। आइडियोलॉजी की बात थी और विपक्ष हमेशा हार हो या जीत हो, आइडियोलॉजी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। यही कारण था, चाहे हमारे पास संख्या नहीं थी, लेकिन पूरे विपक्ष में मैं धन्यवाद करता हूं उन 18-19 राजनीतिक दलों का, विपक्ष के, जिन्होंने एनडीए के खिलाफ वोट दिया। ये बात कर रहे हैं 19 विपक्षी पार्टियों के एमपीओ ने वोट डाला। उनमें से अगर कुछ ऐसी बात हुई, कोई इनवैलिड हुआ या क्रॉस वोटिंग हुई, वो अपने पार्टियां वो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन बात यह है कि पिछले बार प्रेसिडेंट से ज़्यादा वोट इस बार हमें विपक्ष को मिले। एंड दिस इज़ अ पॉलिटिकल फाइट, एज वी ऑलवेज सेड, इज़ अ फाइट बिटवीन 2 पॉलिटिकल ट्रेंड्स। उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू को 516 और गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले। नवविक्रम सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस मौके पर हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की सुपुत्री दीपा वेंकट से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं दीपा जी, वेंकैया नायडू जी की सुपुत्री। दीपा जी, क्या कहेंगे, आज इतने बड़ा दिन है, इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है वेंकैया जी की, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही आनंद है और बहुत ही ये जो आज बहुमत मिला है, ये तो क्योंकि ये जीत कुछ लोगों ने चुना है, लेकिन उन कुछ लोगों को पूरा देश के लोग ने चुना है और उन सभी लोगों ने पार्टी के सभी पार्टियों से है जो नायडू जी के ऊपर
उनका उम्मीद रख के उनको चुना था और इतना बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपे तो बहुत ही आनंद है। एक सिर्फ आखिरी सवाल करूंगा कि देश के उपराष्ट्रपति वो ज़रूर बन गए हैं, लेकिन वो आपके पिता हैं। एक पिता के तौर पर और एक इतने बड़े नेता के तौर पर आपने जो देखा है, किस तरह का व्यक्तित्व, क्या हम जो वेंकैया नायडू को जानते हैं क्या घर में भी वैसे ही है? बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि उन्हें एक ही पर्सनालिटी है, जो अंदर है वो बाहर वही है, लेकिन थोड़ा बहुत घर में होने के नाते थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन उससे डिसिप्लिन के बारे में जाने जाते हैं, अपनी वाक चतुर, उनकी बातचीत, उनको सबको लेकर चलना, ये सब क्वालिटीज़ वेंकैया नायडू जी में है क्या? हाँ, वो सभी क्वालिटीज़ है, वो सब देखते देखते हम भी ऐसे आ गए, लेकिन उनमें से अगर 1% भी हम सभी में है तो आई थिंक बहुत बड़ी खुशी का एक लम्हा है दीपा जी के लिए। वेंकैया नायडू जी की सुपुत्री हैं और जाहिर तौर पर देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने पिता को उस पद पर बैठते देखना एक निजी तौर पर भी एक बेहद खुशी का एक पल है पूरे नायडू परिवार के लिए और साथ ही एनडीए और देश के लिए। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस मौके पर उनकी नातिन ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। I think the main he came up with his hard work, so I think that's the main thing I have learned from him, and there are many more qualities I have to learn. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान में 771 सांसदों ने हिस्सा लिया, जबकि 14 सांसद वोट डालने नहीं पहुंचे। इनमें टीएमसी के 4, कांग्रेस, बीजेपी और आईयूएमएल के 2 सांसद शामिल हैं, जबकि एनसीपी और पीएमके के 1 सांसद ने भी मतदान में हिस्सा नहीं लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन भी वोट डालने पहुंचे। राज्यसभा सदस्य के तौर पर वेंकैया नायडू ने भी मतदान किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी वोट डाला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह समेत कई मंत्री वोट डालने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि मनोहर पर्रिकर राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं। मतदान के दौरान विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी संसद भवन पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी शुरुआती घंटों में ही अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मतदान किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम सांसद वोट डालने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के सीताराम येचुरी ने भी मतदान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, आरजेडी के राम जेठमलानी और डीएमके की कनिमोझी समेत तमाम सांसदों ने अपने वोट डाले। राज्यसभा सांसद जया बच्चन, रेखा और सचिन तेंदुलकर के अलावा लोकसभा सांसद हेमा मालिनी भी वोट डालने पहुंची। दोपहर 1 बजे तक कुल 785 सांसदों में से 713 सांसद वोट डाल चुके थे और शाम 5 बजे मतदान पूरा होने पर 771 सांसदों ने वोट डाला। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं। पंचानन मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आइए एक नजर डालते हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अब तक के सफर पर। दिग्गज नेता मुप वरप्पू वेंकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चावटपलेम गांव के एक किसान परिवार में हुआ।
मेधावी छात्र रहे वेंकैया नायडू ने नेल्लौर के वीआर कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद आंध्र विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय वेंकैया नायडू 1973 में आंध्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने और ओजस्वी वक्ता के रूप में जय आंध्र आंदोलन के वक्त सुर्खियों में आए। उन्होंने आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 1977 से 1980 तक आंध्र प्रदेश में जनता पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष रहे। वेंकैया नायडू 1978 से 1985 तक 2 बार उदयगिरी सीट से विधायक चुने गए। 1980 से 1985 के बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश बीजेपी विधायक दल के नेता की भी जिम्मेदारी निभाई। 1985 में प्रदेश में पार्टी महासचिव बनाए जाने के बाद 1988 में वो आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। संगठन में पकड़ के चलते 1993 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक कौशल के धनी वेंकैया नायडू ने बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव के अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका भी बखूबी निभाई। अप्रैल 1998 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वेंकैया नायडू सन 2000 से 2002 के बीच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी लोकप्रिय योजनाओं के जरिए ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जुलाई 2002 से अक्टूबर 2004 तक बीजेपी अध्यक्ष के रूप में वेंकैया नायडू ने सरकार के काम संगठन के जरिए बेहतरीन तरीके से जनता तक पहुंचाए। वेंकैया नायडू 2004 और 2010 में एक बार फिर कर्नाटक से उच्च सदन के लिए चुने गए। वो राज्यसभा के लिए चौथी बार पिछले बरस मई में राजस्थान से निर्वाचित हुए। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर उन्हें संसदीय कार्य के अलावा शहरी विकास मंत्रालय मिला। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुने जाने से पहले तक वो शहरी विकास के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस तरह सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए एम वेंकैया नायडू ने अपनी काबिलियत से सियासी जगत में वो मुकाम हासिल किया है जो कम ही नेताओं को नसीब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जिस दिन पाकिस्तान एक सहज देश होगा, एक एंटी इंडियन नेशन नहीं होगा बल्कि एक अपने आप में एक देश होगा, तब वो इस साझा विरासत को स्वीकार करेगा ही। राजेंद्र माथुर का लेखन तथ्यपरक और पक्के इतिहास बोध के साथ होता था। उनकी नजर, उनका शहर। देखिए राजेंद्र माथुर पर एक खास कार्यक्रम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा के दौरान दुर्व्यवहार के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राहुल गांधी ने कल इस मामले में बीजेपी पर आरोप भी लगाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को हुए हमले के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी का आरोप है कि गुजरात सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही। इतना बड़ा पत्थर बीजेपी के वर्कर ने मेरी ओर मारा, मेरे पीएसओ को लगा। जो अपने आप काम करता है वो कंडेम कैसे करेगा? उन्हीं के लोगों ने किया है, तो वो कंडेम कैसे कर सकते हैं? बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज किया है। पूरा आरोप बेबुनियाद और निराधार है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, उनको तो बुलेट प्रूफ कार ऑफर की गई एसपी ने कहा है, लेकिन उनके विधायक अपने क्षेत्रों में क्यों नहीं है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जगह जगह प्रदर्शन कर इसका विरोध किया। बनासकांठा जिले में शुक्रवार को राहुल गांधी के काफिले पर पत्थर फेंके गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कल लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम जारी है। बारामूला के सोपोर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकी मार गिराए गए।
उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। कॉर्डन इस्टेब्लिश करने के बाद हमने उन टेररिस्टों से हमने दरखास्त करी कि आप लोग सरेंडर करिए, पर दरखास्त करने पे उन्होंने हमारे पर फायर खोल दिया और फिर हमने फायर का जवाब फायर से किया है और ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे तक हमने तीनों टेररिस्ट को हमने खत्म कर दिया था। बांदीपुरा और अनंतनाग में सेना और स्थानीय निवासियों की झड़प में 3 लोग घायल हो गए हैं। बांदीपुरा में लोगों ने सेना के काफिले पर पत्थरबाजी की। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कपड़ों को तैयार करने के जॉब वर्क पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है। शनिवार को हुई बैठक में ट्रैक्टर के कुल पुर्जों पर कर की दर 28 से घटाकर 18% करने को भी मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की अगुवाई वाली काउंसिल ने ई वे बिल को अंतिम रूप दिया। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं को बेचने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ले जाने पर पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने बताया कि 71 लाख से अधिक करदाता जीएसटी के तहत आ गए हैं। वहीं करीब 16 लाख नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आए हैं। काउंसलिंग की अगली बैठक 9 सितंबर को हैदराबाद में होगी। अब ई-वे बिल के माध्यम से 50,000 से ऊपर तक के जो सामान है उसको आप आवाजाही कर सकेंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और जो सरकारी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 5%, 12% और जो टेक्सटाइल, कारपेट्स, इनमें जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है 5% का कर निर्धारण किया गया। Clear campaign to say that in these items this was the tax before, this is the tax now, and consumer consciousness will be built while a system can be created to identify those items where the price has not come down. मशहूर अर्थशास्त्री राजीव कुमार नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सरकार ने डॉक्टर विनोद पॉल को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। राजीव कुमार इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल में निदेशक और मुख्य कार्यकारी के तौर पर काम कर चुके हैं। वे CII में मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से भी जुड़े रहे हैं। राजीव कुमार 2006 से 2008 के बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कई किताबें भी लिखी हैं। नीति आयोग के मौजूदा उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 31 अगस्त तक ही नीति आयोग में अपनी सेवाएं देंगे। उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रमों पर लगने के लिए सुरक्षा परिषद ने और कड़े प्रतिबंधों को लागू किए जाने को मंजूरी दी है। कल रात इस प्रस्ताव को पास किया गया। प्रस्ताव के मुताबिक प्रतिबंध लागू करने वाले देश उत्तर कोरिया से सामान खरीदना बंद कर देंगे और इसका सीधा असर उसकी सालाना राजस्व पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। शनिवार को हुई सुरक्षा परिषद की अहम बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके लागू होने के बाद उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। The United States is taking and will continue to take prudent defensive measures to protect ourselves and our allies. मसौदे के तहत उत्तर कोरिया से मछलियों और सी फूड के साथ साथ कोयला, लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे उत्तर कोरिया की विदेशी मुद्रा की स्थिति प्रभावित होगी, जिसका असर मिसाइल कार्यक्रमों पर पड़ेगा। अगर सभी देश इस प्रतिबंध को लागू कर देते हैं तो उत्तर कोरिया को हर साल निर्यात से होने वाली $3 अरब की आमदनी का नुकसान होगा, जो उसकी कमाई का करीब 1/3 है। By unanimously adopting this resolution today, the Security Council has once again demonstrated that the international community will remain strongly united in its commitment to stop the DPRK's reckless and destabilizing behavior. सुरक्षा परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के समर्थन से पेश किया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि उत्तर कोरिया पर 4 जुलाई को उसके अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के जवाब में और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। प्रस्ताव के समर्थन के लिए अमेरिका और चीन के बीच कई महीनों की बातचीत का दौर भी चला। चीन उत्तर कोरिया का मुख्य व्यापारिक साझेदार और सहयोगी है। 不能解决朝核试和射导问题，
严重破坏地区战略平衡，损害包括中国在内的。 इससे पहले उत्तर कोरिया पर 2006 में परमाणु परीक्षण करने के बाद से लेकर अब तक 6 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ऐतिहासिक परमाणु करार को लेकर अमेरिका को आगाह किया है। रूहानी ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ के दौरान कहा कि 2015 में हुए परमाणु करार को बचाए रखने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए। रूहानी ने कहा कि ईरान परमाणु करार का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के वादा खिलाफी करने पर चुप भी नहीं रहेगा। खेल की खबर। स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। मुंबई में कल हुए इस कड़े मुकाबले में उन्होंने चीन के जुल्फिकार मेहमद अली को हराया। 10 राउंड तक चला ये मुकाबला काफी करीबी रहा। 3 जजों ने 96-93, 95-94 और 95-94 से ये मुकाबला विजेंद्र के पक्ष में घोषित किया। ये विजेंद्र का 9वां पेशेवर मुकाबला था। बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल करने वाले विजेंद्र ने अब तक पेशेवर मुक्केबाजी में कोई भी मैच नहीं गंवाया है। चैंपियन रेसर उसेन बोल्ट अपनी आखिरी मुकाबले में उलटफेर का शिकार हो गए। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की 100 मीटर स्पर्धा में उन्होंने अमेरिका के जस्टिन गैटलिन के सामने कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। गैटलिन ने 9.92 सेकंड में रेस पूरी करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि रजत पदक अमेरिका के ही क्रिस्टिन कोलमैन के नाम रहा, जिन्होंने 9.94 में रेस पूरी की। स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे उसेन बोल्ट 9.95 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। बोल्ट ने साल 2015 में बीजिंग में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गैटलिन को मात दी थी, लेकिन लंदन में वो पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा सके। 8 ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले उसेन बोल्ट अगली बार वर्ल्ड एथलेटिक में नजर नहीं आएंगे। और भारत श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पकड़ बरकरार है। आज चौथे दिन का खेल खेला जाएगा। कल तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 209 रन बना लिए हैं। भारत को अब भी 230 रनों की बढ़त है। श्रीलंका की ओर से कुशल मेंडिस ने 110 रन बनाए। आर अश्विन की फिरकी और तेज गेंदबाजी की बदौलत भारत ने दूसरे टेस्ट में भी शिकंजा कस लिया है। हालांकि फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में बल्लेबाजों के जुझारू खेल के सहारे श्रीलंका ने तीसरे दिन 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए हैं, लेकिन वो अब भी भारत से 230 रन पीछे है। दूसरी पारी में कुशल मेंडिस ने 110 रन बनाए, वहीं करुणारत्न ने 92 और पुष्प कुमार 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले भारत के 622 रन का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 183 रन पर ही ढेर हो गई। पहली पारी में भारत की तरफ से आर अश्विन ने 5 विकेट हासिल किए, वहीं शमी और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 622 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। पहली पारी में भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 133 और अजिंक्य रहाणे ने 132 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एम वेंकैया नायडू होंगे अगले उपराष्ट्रपति। मिले 516 वोट। गोपाल कृष्ण गांधी को दी मात। 11 अगस्त को लेंगे शपथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दी बधाई। वेंकैया ने जताया आभार। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का वादा। गुजरात में राहुल गांधी के काफिले पर हमले के आरोप में गिरफ्तार। कांग्रेस ने बताया साजिश, बीजेपी का इनकार। उत्तर कोरिया के खिलाफ लगेंगे और कड़े प्रतिबंध। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित। निर्यात पर पाबंदी और निवेश में होगी कटौती। और कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन 2 विकेट पर 209 रन के आगे खेलेगा श्रीलंका। पारी की हार से बचने के लिए 231 रन की जरूरत। लंदन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गैटलिन ने बोल्ट से छीना गोल्ड।
और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।